ये हरि ओम हरि हरि। योग शिविर के आज प्रारंभ में हम उत्तराखंड राज्य शैक्षिक नवाचारी संवाद की ओर से आयोजित इस 3 दिवसीय योग शिविर में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शैक्षिक नवाचारी संवाद द्वारा विगत वर्षों में भी योग का आयोजन किया गया है। 17 जून 2022 से 19 जून 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय योग साधना प्राकृतिक चिकित्सा एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व निर्माण कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज प्रथम दिवस है। हमारा प्रातःकालीन जो कार्यक्रम है वह प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक है। तो इसमें आज इस शुभ अवसर पर हमारे योग शिविर के शुभारंभ में आज हमारे बीच हमारे इस राज्य उत्तराखंड के राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT के पद को शोभायमान कर रहे डिप्टी डायरेक्टर श्रीमान प्रदीप रावत जी का हम सभी शैक्षिक नवाचारी संवाद टीम जोरदार स्वागत और अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और साथ ही आज के हमारे योग प्रशिक्षक जो पूर्व में भी हमको योग की बारीकियां उसके महत्व पर प्रकाश डालते आए हैं, योगी श्रीमान मोहन जोशी जी जो योगाचार्य व नेचुरोपैथ हैं, उनका भी सभी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और साथ ही समस्त हमारे सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं व अन्य जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो आप सभी का मैं शंकर अधिकारी शैक्षिक नवाचार टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आज इस विशेष दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान प्रदीप रावत जी से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और हमारा मार्गदर्शन और आशीर्वचन हमको देंगे। आज के मुख्य अतिथि महोदय डिप्टी डायरेक्टर SCERT उत्तराखंड श्रीमान प्रदीप रावत जी। सर्वेषां स्वागतम। आप सब लोगों का अभिवादन है। इस शैक्षिक नवाचारी संवाद मंच में उपस्थित योग प्रशिक्षक श्री मोहन जोशी जी, इस कार्यक्रम में प्रशिक्षक श्रीमती सीमा जौहर मैम, श्री मेहता जी, श्री अधिकारी जी एवं सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं, मैं पहले मेहता जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। और जब भी शिक्षकों का कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो निश्चित रूप से मेरा मन शिक्षकों से संवाद करने का होता है, और इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया। विशेष रूप से जब योग की बात आती है तो प्राय हम लोग शारीरिक भंगिमाओं और शारीरिक जो आसन होते हैं उन पर ही हमारा ध्यान जाता है, किंतु योग इससे गंभीर है। योग पूरा दर्शन है जीवन का। इसलिए योग शिविरों में उसके सैद्धांतिक उद्देश्यों पर भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
पतंजलि के योग सूत्र का जो दूसरा सूत्र है, जिसमें योगस्य चित्त वृत्ति निरोध की बात की गई है, और इसमें जो शब्द उपयोग किए गए हैं वो शब्द हैं योग, चित्त वृत्ति और निरोध। योग में जब हम वैदांतिक दृष्टि से देखते हैं तो तब हम ये कहते हैं कि योग जो है, जो आत्मा है, जो सेल्फ है, उसका यूनिवर्सल सेल्फ यानी परमात्मा के साथ संयोग। लेकिन जब हम इसी को सांख्य की दृष्टि से देखते हैं तो जो प्रकृति और पुरुष का जो वियोग है वो भी योग के उद्देश्य में है। तो ये हमको उसके सैद्धांतिक पक्ष पर भी क्योंकि ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये योग क्यों। चित्त जो शब्द इसमें उपयोग में लाया गया है वो भी बड़ा गंभीर विवेचन का विषय है, और ये चित्त को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चित्त ही ऐसा है जो कि फ्लक्चुएशन जिसमें होते हैं, जिसमें जो चित्त जो है अस्थिरता की तरफ जब जाता है तो उससे विकृतियां उत्पन्न होती हैं। वृत्ति यानी जो परिवर्तन होता है। निरोध, उन वृत्तियों को कैसे रोका जाए, यानी मन की जो चंचलता है, चित्त की जो चंचलता है जिससे विभिन्न व्याधियों का उत्पन्न होता है, उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, यह पतंजलि की योग सूत्र का जो दूसरा सूत्र है वो बताता है। इसमें पतंजलि का जो अष्टांग मार्ग है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राय जब हम इस तरह के योग शिविर करते हैं तो उसके सैद्धांतिक पक्षों पर भी चर्चा की जानी चाहिए। हम प्राय आसन की बात करते हैं, लेकिन जो अष्टांग मार्ग है पतंजलि का, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसमें हम देखेंगे कि आसन उसका एक क्षेत्र है, और उससे पहले जो यम है और नियम है, यम क्या नहीं करना चाहिए इसकी ओर इंगित करता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, जो ये यम के 5 कंपोनेंट हैं, 5 भाग हैं, जिसमें असत्य नहीं कहना है, हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, अनावश्यक संग्रह नहीं है, और जो मर्यादाएं हैं उन अमर्यादित आचरण नहीं करना है। तो ये निगेशंस हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, यानी आधार तैयार करता है योग का। जो समाधि का उद्देश्य है उसमें ये यम आधार है, नियम आधार है। नियम के भी 5 अंग बताए गए हैं: शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिनिधान। शौच पवित्रता, मन की बाह्य आंतरिक संतोष, जो कुछ प्राप्त है उस पर संतोष करना। तपस, सर्दी गर्मी को कैसे सहा जाए। स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन। ईश्वर के प्रति विश्वास, ये क्या करना चाहिए। तो यम, ये नियम, तब आसन आता है। हमारे प्राचीन दर्शन में, योग दर्शन में, जैसा कि मैंने कहा कि चित्त जो है वो केंद्र भूमिका में है। चित्त की भी अपने एक सांख्य दर्शन की दृष्टि से, क्योंकि सांख्य दर्शन ही जो है आधार तय करता है योग दर्शन के लिए, जो उसका सैद्धांतिक पक्ष है वो सांख्य दर्शन से आता है। तो चित्त की वृत्तियों को निरोध करना,
और जो अष्टांग मार्ग है, मैंने कहा यम नियम आसन, यानी हमारे जो प्राचीन विज्ञान था, विशेष रूप से आज का जो मनोविज्ञान है, वो प्राचीन पतंजलि के शास्त्र में जो है वह योग विज्ञान के नाम से प्रचलित है। यानी जो चित्त की भूमिका है पूरे मनुष्य के जीवन में, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसे हम आधुनिक समय में हम मनोविज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। तो मन और शरीर का कैसे संयोग हो कि हम आ, आ, मुक्त हो सकें, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सके, तो हम अविद्या से दूर रह सकें, हम इग्नोरेंस से कैसे अपने आप को बचा सकें, जिससे कि हम मोक्ष की प्राप्त करें। तो ये जो उद्देश्य हैं, इन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता मैं समझता हूं कि इन शिविरों में होनी चाहिए, और इसके सैद्धांतिक पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि अष्टांग मार्ग में यम नियम आसन प्राणायाम, जो कि सांसों की नियंत्रण की बात करता है, प्रत्याहार जो इंद्रियों को अंदर की ओर ले जाता है, ध्यान है जो हमारी एकाग्रता, धारणा धारणा है, ध्यान है, और समाधि है जो कि उसका अंतिम सोपान है। तो हम किस प्रकार से एक मानवीय जीवन जी सकें, आज की जो युग है, उस युग में जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जो भौतिक जगत की तृष्णाएं हैं, वो किस तरह से हमको आकर्षित करती हैं, उनसे कैसे बचे और मानव के रूप में हम कैसे अच्छा जीवन जिए, इसकी ओर हमको अग्रसारित करता है ये योग दर्शन। और आज के युग में इस योग दर्शन की और इस योग की बड़ी आवश्यकता है। और जब मैं शिक्षकों की बात करता हूं, जब हम शिक्षकों की बात करते हैं, अगर हमको समाज में कोई बेहतरी करने की तरफ प्रयत्न करना है, तो मुझे शिक्षा के अलावा कोई और माध्यम नजर नहीं आता, और शिक्षक के अलावा मुझे कोई दूसरा ऐसा कोई आधार तैयार नहीं आता कि जो इसमें परिवर्तन ला सके। ये बड़ा अच्छा आप लोगों ने शैक्षिक जो नवाचारी शैक्षिक संवाद है, शिक्षकों को एक मंच देने का, शिक्षा को नई दिशा, नया चिंतन पैदा करने का, क्योंकि मेरा बहुत दृढ़ता से मानना है कि शिक्षक ही वह व्यक्ति हो सकता है जो समाज में सकारात्मक दृष्टि को उत्पन्न कर सके, और शिक्षा के माध्यम से ही हम ऐसा कर पाते हैं। हम अगर अपने चारों तरफ देखते हैं आज के युग में, तो हम पाते हैं कि बहुत सारी तृष्णाएं, संसार जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उसको दार्शनिक दृष्टिकोण से देख करके उसमें हस्तक्षेप करने के लिए अगर कोई योग्य है तो वो शिक्षक है। इसलिए हमको मैं विशेष रूप से शिक्षकों के इस आयोजन के लिए, मेहता जी के इस आयोजन के लिए, अधिकारी जी के और इस शैक्षिक संवाद से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मैं आशा करता हूं कि इस तरह के सकारात्मक प्रयत्न किए जाने चाहिए। और योग दर्शन जो है, जो योग है, वह हमको मानव बनाने की ओर प्रवृत्त करता है। तो वो जो विचार है, उस विचार को शिक्षा के माध्यम से और शिक्षकों के माध्यम से मानव कैसे अच्छा जीवन जी सके, शरीर और मन का कैसे संयोजन हो सके, क्योंकि ये दूसरे जो प्रकृति और पुरुष है, इसके संयोजन से ही जो है ये विकास हुआ है। तो इसके मध्य ये जो शरीर और मन का जो संयोग है, वो उसको सामंजस्य के साथ कैसे हम एक दूसरे के पूरक के रूप में उसका उपयोग कर पाए, मानव के रूप में जी पाए, समाज बेहतर हो, और बच्चे उसके केंद्र भूमिका में हैं। आप लोगों के बड़ी प्रसन्नता होती है जब शिक्षक अपने आप से प्रेरित होकर इस तरह के आयोजन करते हैं, तब हमको बाहर से किसी प्रकार के दबाव की आवश्यकता नहीं होती। मैं मेहता जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इस योग शिविर के माध्यम से 3 दिनों के योग शिविर पे हम लोग चिंतन करेंगे कि कैसे हम अपनी शिक्षक व्यवस्था को, कैसे अपने बच्चों को, कैसे अपने समाज को हम एक शिक्षक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में अपनी भूमिका को निभा सकें। तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं, और योग प्रशिक्षक श्री मोहन जोशी जी का, श्रीमती सीमा जौहर जी का, मेहता जी का, अधिकारी जी का, और स्वयं इस
कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समस्त शिक्षक और शिक्षिकाओं का मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि प्रातः काल मुझे अपने गांव जाना है किसी धार्मिक संस्कार में सम्मिलित होने के लिए। तो मेरा मन था कि मैं आपके साथ रहूं, यहाँ पर आपके विचार सुनूं, श्री जोशी जी के कार्यक्रम को भी देखूं और स्वयं उसमें प्रतिभाग करूं। लेकिन प्रातःकाल मुझे जाना है। मेहता जी ने चूंकि काफी पूर्व मुझे जो है ये आग्रह किया था कि मैं सम्मिलित हूं, तो मैं मेहता जी के प्रति और आप समस्त टीम के प्रति आभार प्रकट करता हूं। हम सब लोग मिलकर के शिक्षा के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा इस समाज को बेहतर बनाने की ओर अग्रसर होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और इस तरह के आयोजन करने के लिए मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपने अधिकारी को पाकर, अपने परिवार के मुखिया को पाकर हम सभी अभिभूत होते हैं और हमें एक अपने क्षेत्र में कुछ नया और नवाचारी कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं अपने आदरणीय मेहता जी को, हमारे मुखिया, उनको आमंत्रित करता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि का वो स्वागत अभिनंदन करते उनका धन्यवाद करें, और साथ ही हमारे आज के योगाचार्य श्रीमान मोहन जोशी जी को भी आमंत्रित करें। तो आपका पुनः पुनः धन्यवाद और आभार। आवाज नहीं आ रही है सर, अनम्यूट कीजिए। आज रातकालीन बेला में हमारे बीच में अपना अमूल्य समय दे रहे हमारे शिक्षकों, शिक्षा और शिक्षार्थियों के लिए समर्पित विद्वान और सरल सहृदय व्यक्तित्व के धनी आदरणीय राउत सर, हमारे बीच में आज योग शिक्षा के गुर सिखाने के लिए उपस्थित अपना समय दे रहे मोहन योगी जी, हमारे EIC टीम के टेक्निकल एक्सपर्ट शंकर सर, हमारे वर्ष भर योग की गतिविधियों को संचालित कर रही योग प्रभारी मंजू बहुगुणा जी, श्री मिशन संस्था के दीपक जी, उपस्थित सभी योगार्थी भाइयों बहनों। यूं तो योग प्राचीन पद्धति है और ये हमारा अनवरत चलता रहा है कार्यक्रम, लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, इस पर टीम ने विचार किया कि 3 दिवसीय योग शिविर 17 से 19 तक ये किया जाए। उसके बाद हमारा 22 से 26 तक ICT का 5 दिवसीय प्रशिक्षण होना है, और फिर 27 से 1 जुलाई तक हम लोग ऑनलाइन समर कैंप का आयोजन कर रहे हैं। टीम का विचार आया कि ग्रीष्मकालीन अवकाशों का सदुपयोग किया जाए और ग्रीष्मकालीन अवकाशों में सारे लोग इस पे प्रतिभाग कर सकें। हालांकि शंकर सर देखिएगा, रजिस्ट्रेशन 270 हुए हैं, लेकिन जुड़ अभी 100 से नहीं बढ़ पा रहा। कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है। जरा गूगल अकाउंट को देखिएगा, क्योंकि 270 लोग रजिस्टर्ड हैं और ये 100 से आगे नहीं बढ़ा अभी तक। जरा इसको देख लीजिएगा शंकर सर, और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं मुख्य अतिथि राव जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, और अपने योग प्रशिक्षक, कल हमारे प्रशिक्षक पूरा सेशन बहन सीमा जौहर जी का होगा। आज हमारे मोहन योगी जी, मोहन जी के बारे में मैं विस्तार से कल परसों में बात करेंगे। आपने जो समर्पण दिखाया है, त्याग बलिदान दिया है, और एक LT अंग्रेजी अध्यापक पद से VRS लेकर के योग सेवा के कार्य में, राष्ट्र सेवा के कार्य में अपने को समर्पित किया है। मैं आपके बारे में विस्तार से कल परसों के सेशन में बात करेंगे। आज ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः आज के मुख्य अतिथि आदरणीय राव जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर की आपका आशीर्वाद और आप जैसे अधिकारियों का समर्थन हमारी टीम को मिलेगा तो निश्चित ही कुछ हम लोग कर पाएंगे। तो पुनः आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप ऐसे ही हमारी टीम को समर्थन दीजिएगा और इसको हमारे शिक्षक साथियों के मनोबल को बढ़ाते रहिएगा। पुनः मैं मोहन योगी जी का स्वागत करते हुए मैं सत्र संचालन के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। आइए मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद आदरणीय मेहता जी। मेरी आवाज आ रही है क्या ठीक से?
जी सर जी, प्रणाम। ओम आ रही हाँ, है। प्रणाम सभी को प्रणाम। शैक्षिक नवाचारी संवाद उत्तराखंड द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय योग कार्यशाला में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि श्रीमान आदरणीय प्रदीप रावत जी, जो SCERT की डिप्टी डायरेक्टर हैं, और टीम के उत्तराखंड में जिन्होंने स्थापित किया है नवाचारी संवाद को, इस टीम को, उसके मार्गदर्शक, उसके सलाहकार आदरणीय भाई मेहता जी, और टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जो आदरणीय शंकर अधिकारी जी, सभी जिला के प्रमुख शिक्षक शिक्षिका भाई बहन, आप सभी को मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। आज योग के कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन ये कुछ विशेष कार्यक्रम है, और इस वर्ष और भी विशेष इसलिए है कि आजादी का अमृत महोत्सव यह वर्ष मना रहा है हमारा देश, और इसके ये 8वें अंतर्राष्ट्रीय इस योग दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं आपको हैं। हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। जो प्रोटोकॉल है योग दिवस का, यह प्रोटोकॉल विशेष रूप से हम लोगों को अवश्य आना चाहिए, ताकि हम उस प्रोटोकॉल का अभ्यास अपने विद्यालयों में, समाज में, अन्य जगह करा सकें, क्योंकि 21 जून के कार्यक्रम में जहां भी हम लोग शामिल होंगे, कहीं हम खुद करा रहे होंगे, कहीं हम कर रहे होंगे, तो यह प्रोटोकॉल लगभग 40 मिनट 45 मिनट का प्रोटोकॉल है, वो हमें ठीक से आना चाहिए। तो आज के इस अभ्यास में हम केवल प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे, लगभग 40 मिनट का समय लगेगा, इसका हम अभ्यास करेंगे। प्रार्थना से आरंभ होगा, शांति पाठ पर समाप्त होगा। आप देखते रहिए, जैसा हम आज करेंगे यही प्रोटोकॉल है, इसी तरीके से हमने 21 जून के कार्यक्रम को करना है। पूरे देश में, पूरे विश्व में 21 जून को इसी तरीके से प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया जाएगा। तो शुरू करते हैं। हम सभी लोग किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को हल्का सा मिलाएं, 3 उंगलियां सीधी, ऊपर की ओर हथेली रहेगी। सहज होके बैठना है, मेरुदंड सीधा रहे, गर्दन सीधी रहे, आंखें हल्के से बंद, और पहले प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ आप लोग भी दोहराइएगा। ऋग्वेद की इस ऋचा के साथ यह प्रार्थना है। दोनों हाथों को अब हम प्रणाम मुद्रा में ले आए। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम। इस प्रार्थना के बाद अब हम हमारा जो आज का प्रोटोकॉल के अभ्यास में जो चीजें रहेंगी, पहले सूक्ष्म व्यायाम जिसमें चालन क्रियाएं हैं, जिसमें हम अपने शरीर को जॉइंट्स मूवमेंट करते हैं और शरीर को आसनों के लिए तैयार करते हैं। गर्दन, कंधे, कमर और घुटने, इनकी चालन क्रियाओं का अभ्यास है पहले। उसके बाद 20 आसनों का अभ्यास होगा। 5 आसन खड़े होके हैं, 7 आसन बैठ के हैं, 3 आसन पेट के बल लेट के हैं, और 5 आसन पीठ के बल लेट के हैं। उसके बाद कुछ प्राणायाम के अभ्यास हैं। यह सब हम अंत में थोड़ा सा ध्यान और फिर शांति पाठ, यह अभ्यास हम आरंभ करते हैं। सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर और अभ्यास करेंगे चालन क्रियाओं का। अगर ठीक से दिखाई ना दे रहा हो तो बताइएगा, मैं कैमरा उसी तरीके से सेट कर लूंगा। खड़े होकर के दोनों पैरों को हम पास में लेके आए और दोनों हाथों को इस तरीके से कमर में रखेंगे। सबसे पहले अभ्यास होगा ग्रीवा चालन का। 4 अभ्यास हैं ग्रीवा चालन के। पहला अभ्यास है, हमने सिर को ऊपर नीचे करना है। गर्दन का अभ्यास है। पहले श्वास अंदर भरें, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे से सिर को आगे की ओर झुकाएं। प्रयास करें कि ठोड़ी आपके
चेस्ट को छूने लगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे की ओर लेके जाएं और अपने गर्दन में खिंचाव को महसूस करें। फिर से श्वास बाहर और आगे झुकाएं, ठोडी टच करें अपने चेस्ट पर, और फिर से श्वास भरते हुए पीछे। एक बार और श्वास बाहर, आगे झुकाएं और श्वास अंदर भरते हुए पीछे झुकाएं। रिलैक्स, बीच में आ जाएंगे। दूसरा अभ्यास है, गर्दन को दाएं बाएं झुकाना है। श्वास अंदर भरें, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को दाहिनी ओर झुकाएं। प्रयास करें कि कान कंधे को छूने लगे। श्वास भरते हुए बीच में आए और बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर झुकाएं। कान कंधे के पास ले जाने का प्रयास करें। बीच में फिर से दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर। एक बार और करेंगे। राइट, लेफ्ट, रिलैक्स। तीसरा अभ्यास है गर्दन का, दाएं बाएं मोड़ना है गर्दन को। श्वास अंदर भरें, श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने दाहिनी ओर धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं सिर को। प्रयास करें कि आपकी ठोड़ी आपके कंधे की सीध में आ जाए। श्वास भरते हुए सामने और बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर। कंधों को पीछे नहीं ले जाना है। रिपीट करेंगे। फिर से दायां, कंधे अपनी जगह रहें, केवल सिर को, गर्दन को पीछे की ओर मोड़ना है। खिंचाव होगा गर्दन में भी और कंधों में भी। फिर से श्वास बाहर और बाईं ओर। श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर दाहिनी ओर। फिर से एक बार बाईं ओर। रिलैक्स। गर्दन का चौथा अभ्यास है जिसमें हमने चारों ओर घुमाना है गर्दन को। जिनको सर्वाइकल पेन हो वो लोग आगे गर्दन न झुकाएं, केवल पीछे पीछे करें। बाकी और लोग श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए क्लॉकवाइज घुमाएं, धीरे धीरे दाहिनी ओर से पीछे ले जाएं और श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर से धीरे धीरे आगे लेके आएं। रिपीट करेंगे। 3-3 बार प्रत्येक अभ्यास को करना है हमने चालन क्रियाओं का। आसन को एक एक बार करना है, लेकिन चालन क्रियाओं का अभ्यास हमने 3-3 बार करना है जैसा कि प्रोटोकॉल में दिया गया है। रिलैक्स। अब दूसरी ओर से एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे हम 3 बार। आराम आराम से, झटके से नहीं करना है। बहुत धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की ओर लेके जाएं और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर लेके आएं। रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे आ जाएंगे। यह हमने पहले गर्दन का अभ्यास किया। अब 2 अभ्यास हैं कंधों के। स्कंध संचालन। स्कंध संचालन का पहला अभ्यास है स्कंध खिंचाव। दोनों हथेलियों को सीधा करें, खिंचाव दें और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएं। ऐसे हथेलियां बाहर की ओर ही रहेंगी और ऊपर की ओर उठा दें। दोनों हाथ खींच लें, दोनों हाथों को ऊपर। कंधों में खिंचाव होना चाहिए। हथेलियां बाहर की ओर रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे से लेके आए दोनों हाथों को शरीर के पास में। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएं, खिंचाव दें कंधों में। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे से लेके आए नीचे और एक बार फिर से श्वास अंदर, ऊपर खींचिए और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आए और रिलैक्स करें। एक बार गहरी श्वास लें। स्कंद संचालन का दूसरा अभ्यास है स्कंद चक्र। दोनों हाथों को ऐसे कंधों में रखें, उंगलियां, और ऐसे कोहनियों को मिला लेंगे। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएं। कोहनियां एकदम ऊपर की ओर हो जाएंगी, छत की ओर, और पूरा घुमाते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे लेके आगे लेके आए।
फिर से श्वास अंदर घुमाते हुए श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे, एक बार और। अब इसको दूसरी ओर से, पीछे की ओर से ले जाएं ऊपर, श्वास खाली करते हुए आगे की ओर से। जब आगे आए तो कोहनियां मिलने लगे आपस में। जब पीछे से ऊपर लेके जाएं तो कोहनियां एकदम ऊपर की ओर हो जाएं और आगे आते समय इस तरीके से मिल जाएं। तो 3 बार हमने दोनों ओर से कर लिया है। रिलैक्स। तीसरा अभ्यास है कटी चालन। इनके नाम भी ऐसे ही हैं जैसे मैं बोल रहा हूं। तीसरा अभ्यास कटी चालन, दोनों पैरों में थोड़ा फासला कीजिए, 1-1.5 फीट का। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने लाइए, जमीन के पैरेलल, हथेलियां दोनों हाथों की एक दूसरे की ओर। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाहिनी ओर मुड़ना है। पैर अपनी जगह स्थिर रहेंगे। दाहिना हाथ जितने पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं और पीछे वाले हाथ को देखना है। बाईं हथेली दाहिने कंधे को छुएगी। मैं ऐसे करके एक बार दिखा देता हूं आपको। देखिए ऐसे, और धीरे धीरे हमने घूमना है ऐसे। और देखिए दाहिना हाथ पूरा पीछे और बाईं हथेली दाहिने कंधे को छूने लगे। पीछे वाले हाथ की ओर देखना है। हम कमर से घूमे हुए हैं, कमर में खिंचाव होगा। श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए अब धीरे से बाईं ओर घूमेंगे। दाहिनी हथेली बायां कंधे को टच करेगी और बाएं हाथ को देखना है। कमर और पेट के खिंचाव को महसूस करना है। श्वास अंदर सामने, श्वास बाहर राइट, श्वास भरते हुए सामने, श्वास बाहर लेफ्ट। फिर से एक बार रिपीट करें, राइट और लेफ्ट। रिलैक्स। ये कमर का अभ्यास हो गया। इसके बाद है पैरों को थोड़ा पास में लेके आए। अब है घुटना संचालन। सीधे खड़े होंगे, श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को इस तरीके से उठाएं कि हथेलियां जमीन की ओर रहें और जमीन के पैरेलल, और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों के बल बैठे ऐसे। इस स्थिति में आ जाएं कि आपकी थाइज, आपकी हाथ दोनों जमीन के पैरेलल हों। श्वास भरते हुए खाली करते हुए दोनों हाथ नीचे भरते हुए फिर खड़े हो गए। फिर से श्वास अंदर भरिए, हाथों को सामने करें, श्वास बाहर खाली करते हुए बैठेंगे इतना, और फिर भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ सीधे। फिर श्वास अंदर, दोनों हाथ सामने, श्वास बाहर छोड़ते हुए बैठेंगे ऐसे, खड़े होते हुए दोनों हाथ नीचे और रिलैक्स। ये घुटना संचालन हो गया। यह चालन क्रियाएं हैं गर्दन, कंधा, कमर और घुटने का। अब इसके बाद आसन शुरू होंगे। खड़े होके 5 आसन हैं। देखिए आरंभ करते हैं। आसनों में ठहरना है अपने क्षमता के अनुसार, जैसे कि प्रोटोकॉल में दिया गया है। 10 से 30 सेकंड तक प्रत्येक आसन में रुकना है और एक एक बार एक आसन को करेंगे। दोनों पैरों को, पंजों को पास में लेके आए, लगभग 1-2 इंच का फासला। पंजों को और एड़ियों में बराबर गैप रहे। पहला आसन है ताड़ासन। सीधे खड़े होंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें सामने की ओर, और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठा दें। आपकी दोनों बाहें कानों को छूते हुए श्वास अंदर भरिए, धीरे से अपने पंजों के बल खड़े हो जाएंगे और इस तरीके से रुकने का अभ्यास करें 10 से 30 सेकंड तक। श्वास अंदर भर के हमने ऊपर खींचा शरीर को, रुके। फिर श्वास को जितनी देर रोक सकते हैं रोकें, नहीं तो फिर श्वास को सामान्य चलने दें और ऐसी स्थिति में बने रहें। लगभग 10 से 30 सेकंड के बीच जितना आपसे रुका जा सकता है रुकने का प्रयास करें, और फिर धीरे से श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे रिलैक्स। यह है ताड़ासन। दूसरा आसन है वृक्षासन। सीधे खड़े होंगे, दाहिना पैर उठाएंगे और इसको
बाएं जंघा के मूल पे लगा लें ऐसे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए बगल से उठाएं, ऊपर हथेलियों को मिला लेंगे और ऐसे रुकने का प्रयास करेंगे। संतुलन बनाता है, मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। वृक्षासन, ऐसे जितनी देर हम रुक सकते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड रुकने का प्रयास करें और फिर धीरे से अपने सामने किसी एक बिंदु पर दृष्टि लगातार बनानी है। इधर उधर देखेंगे तो ध्यान भटकेगा और आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। और धीरे से दोनों हाथों को लेके आए नीचे और पैर को भी नीचे रखते हैं। अब यही अभ्यास हमने दूसरी ओर से करना है। बाएं पैर को मोड़ें, दाहिने जंघा के मूल पर लगाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं, ऊपर मिलाएं और रुकने का प्रयास करें। हाथों को ऊपर की ओर खींच के रखना है। मिले हुए हैं दोनों हथेलियां, अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकें और फिर धीरे से श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे रखें ऐसे और पैर को भी नीचे रख लें। यह दूसरा आसन हो गया, वृक्षासन। तीसरा आसन है पाद हस्तासन। इसमें देखिए, दोनों पैरों को पास में लेके आना है। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं, ऊपर उठाएं, खींचे ऊपर की ओर और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकें आगे। दोनों हाथों को ऐसे जमीन में टच करें। नए लोग थोड़ा कर पाएंगे और जो अच्छे से कर पाते हैं, आप में से अधिकतर लोग वो नियमित रूप से योग करने वाले हैं, इसलिए दोनों हथेलियों को ऐसे रखें जमीन पर। श्वास बाहर छोड़ा है, माथा अपने घुटनों के नीचे लगाने का प्रयास करें और रुकें इस स्थिति में। रिलैक्स, श्वास भरते हुए वापस ऊपर। पाद हस्तासन। यदि कमर में दर्द है तो नहीं कर पाएंगे, करना भी नहीं चाहिए। कोई भी आसन हमने अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही करना है। जबरदस्ती बिल्कुल भी किसी आसन में नहीं करना है। जितना होता है उतना करें, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा और धीरे धीरे अच्छे से होने लगेगा। यह पेट के लिए, कमर को लचीला बनाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। और अब चौथा आसन है बैकवर्ड बेंडिंग का, वह है अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को ऐसे कमर में रखें, श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे गर्दन पीछे लटकाएं और कमर से ऊपर के हिस्से को धीरे धीरे पीछे झुका दें, जितना झुक सकते हैं ऐसे, और रुकें इसी स्थिति में। जिनको जो हार्ट पेशेंट है, हाई बीपी है और चक्कर आता है, हॉर्निया है, वो लोग इस आसन को ना करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुकें पीछे। और श्वास बाहर छोड़ते हुए इसे सामने है। यह अर्ध चक्रासन। पांचवा आसन है खड़ा होकर किया जाने वाला, वह त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में लगभग 3 फीट का फासला करना है ऐसे। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ले जाएं कंधे की सीध तक, हथेलियां नीचे की ओर। अब दाहिने पैर को दाहिनी ओर घुमा दें ऐसे। आपको शायद दिखाई दे रहा हो या नहीं दिखाई दे रहा हो, ये देखिए इस तरीके से। और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकना है दाहिनी ओर। दाहिने हथेली को दाहिने पंजे के बगल में नीचे रख देना है जमीन पर, और दूसरा हाथ एकदम ऊपर, हथेली सामने की ओर। ऊपर वाले हाथ को देखना है इस तरीके से, घुटने मुड़े हुए ना हो। अब आप महसूस करेंगे कमर में, पेट में तो खिंचाव होगा ही, आपके दोनों पैरों की मांसपेशियों में भी बहुत जबरदस्त खिंचाव होगा। यह त्रिकोण आसन। रुके इसी स्थिति में।
लगभग 15-20 सेकंड 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। धीरे से श्वास भरते हुए बीच में पैर को सीधा कर लेंगे। अब इस अभ्यास को दूसरी ओर हम रिपीट करेंगे। श्वास अंदर, दोनों बाहें अगल बगल, हथेली नीचे की ओर। अब बायां पैर हमने बाईं ओर घुमा दिया, पंजा। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे झुके बाईं ओर, और बाईं हथेली बाएं पंजे के बगल में जमीन में पीछे की ओर रख दिया। दाहिना हाथ एकदम ऊपर, हथेली सामने, दोनों हाथ दोनों भुजाएं एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होनी चाहिए, 180 डिग्री का कोण हो लगभग, और देखना है ऊपर वाले हाथ को। रुकना है, खिंचाव को महसूस करना है। जब हम किसी आसन में ठहरते हैं तो हमारा ध्यान उस आसन का जो प्रभाव होता है शरीर में, जिन मांसपेशियों में, उस पर ध्यान देना है और अपने श्वासों की गति पर ध्यान देना है। धीरे से सामने रिलैक्स करेंगे और 1-2 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे। अब हम आसन करेंगे बैठ करके, कुछ आसनों का अभ्यास। बैठ लेते हैं। इस तरीके से ऐसे बैठना है। पहले यह है दंडासन। जब हम बैठ के कोई आसन करते हैं तो ये विश्राम आसन होता है। पैरों को सीधे किया, हाथों को थोड़ा पीछे किया, हल्का सा पीछे झुक लिए, शरीर को रिलैक्स कर लिया, थोड़ा ढीला छोड़ दिया, और अब हम सीधे हो गए। ये दंडासन की स्थिति है। अब पहला आसन करना है हमने भद्रासन। कैसे? दोनों पैरों को मोड़ना है, ऐसे ऐसे, और दोनों हाथों को बांध करके अपने पंजों को कवर करें, ऐसे एड़ियां बिल्कुल पीछे मिला लें, और प्रयास करें कि दोनों आपके घुटने वो जमीन को छूने लगे। और यदि आपकी जंघाएं जमीन को नहीं छू रही हैं तो ये कर सकते हैं, आरंभ में हल्का सा कुशन लगा सकते हैं, और इस स्थिति में रुकना है। ये भद्रासन, यद्यपि यहां पर प्रोटोकॉल में बहुत कम रुकने का है, 10 से 30 सेकंड, लेकिन हम आसनों का जब अभ्यास करते हैं तो उसमें कम से कम आधा मिनट, 1 मिनट, 2-2 मिनट रुकने का अभ्यास होना चाहिए। ये भद्रासन, ये अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, पैरों की मांसपेशियों के लिए, विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए गर्भावस्था के समय किया जाने वाला बहुत अच्छा आसन है भद्रासन, और पीरियड्स के दौरान भी किया जाने वाला अच्छा आसन है। रुके ऐसे, रीढ़ सीधा होना चाहिए, गर्दन सीधा होना चाहिए, दृष्टि सामने, और इस स्थिति में कुछ देर रुकने के बाद फिर धीरे से ऊपर करें पैरों को और सामने कर लें, ऐसे। दूसरा आसन है वज्रासन। दाहिना पैर मोड़िए ऐसे, और फिर बायां पैर मोड़िए पीछे, दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हों ऐसे, एड़ियों में गैप, और इस गैप में हमने बैठ जाना है इस तरीके से, और रीढ़ सीधा रहे, घुटने मिले हुए हों, दोनों हथेलियों को ऐसे घुटनों के ऊपर रखना है, गर्दन सीधा हो, और लंबी गहरी श्वासें लेते रहें। ऐसे झुक के नहीं बैठना है, एकदम सीधा होना चाहिए, रीढ़ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये वज्रासन बहुत लाभकारी आसन है, भोजन के बाद किया जाने वाला आसन है, और पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला आसन है। इसमें रुकें कुछ देर के लिए, और यदि हम भोजन के बाद 5 मिनट इस आसन में बैठते हैं तो पाचन प्रक्रिया में बड़ा लाभ पहुंचाता है यह वज्रासन। अगला आसन हम करेंगे अर्ध ओष्ट्रासन। इसी वज्रासन में हम उठ जाएंगे, ऐसे ऐसे उठ जाएंगे, और दोनों हथेलियों को हम हाथों को ऐसे लगाएं कमर में कि उंगलियां नीचे की ओर रहें, और श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे करें, कमर से ऊपर के हिस्से को झुकाएं पीछे, जितना झुक सकते हैं झुकाएं, और हॉर्निया
के रोगी, हाई बीपी, हार्ट पेशेंट, चक्कर जिनको आता हो, ऐसे लोग इस आसन को न करें। यह अर्ध उष्ट्रासन कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनको स्लिप डिस्क की समस्या हो, साइटिका पेन हो, कमर दर्द है, उन सब के लिए बहुत अच्छा आसन है अर्ध उष्ट्रासन। लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। रुकेंगे धीरे से सामने और बैठ जाएंगे। 1-2 बार लंबी गहरी श्वास। अगला आसन है चौथा आसन, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन। अभी हमने अर्ध उष्ट्रासन किया था और अब करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। इसमें भी हम ऐसे ही घुटनों के बल खड़े होंगे। अभी हमने दोनों हाथों को कमर में रखा था। अब दोनों हाथ आपके कमर के स्थान पर दोनों पैर की अड़ियों को पकड़ना है, लेकिन आरंभ में जबरदस्ती नहीं करना है। जिनसे नहीं होता है वो धीरे धीरे पहले अर्ध उष्ट्रासन का ही अभ्यास करेंगे। जिनसे हो सकता है कि तो दाहिने हाथ से दाहिने पैर की अड़ी पकड़ना है, बाएं हाथ से बाएं और झुक जाना है पीछे, ऐसे। यह है उष्ट्रासन। ऐसे रुकने का प्रयास करें। और रिलैक्स, बैठ जाएंगे नीचे। पांचवा आसन है शशकासन। दोनों घुटनों में फासला करें, ऐसे दोनों घुटनों में ऐसे फैला दें घुटनों को। पीछे पैर के पंजे मिले हैं और एड़ियां फैली हुई हैं। दोनों हाथों को रखें ऐसे सामने और श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को लेके जाएं आगे, ऐसे जितना ले जा सकते हैं। और ठोड़ी जमीन पर छूने का प्रयास करें, पीछे से उठना नहीं है। और श्वास पूरा बाहर छोड़ करके रुकें कुछ देर। अब श्वासों को सामान्य चलने दें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखें बंद कर सकते हैं। अंतिम स्थिति में शरीर को ढीला छोड़ दें। यह शशकासन, खरगोश की तरह दिखाई देने वाला आसन है। यह आसन पाचन संस्थान के लिए, और यदि कमर में दर्द नहीं है तो कमर को लचीला बनाने के लिए, और विशेष रूप से मानसिक तनाव को कम करने के लिए बहुत लाभकारी आसन है शशकासन। धीरे से श्वास भरते हुए सीधे आ जाएंगे। एक बार लंबी गहरी श्वास लें। अगला आसन है उत्तान मंडूक आसन। इसमें हमने वज्रासन में ही बैठे रहना है और इसमें घुटनों को जितना फैला सकते हैं फैला दें, ऐसे ऐसे फैलाना है। और घुटनों को फैलाने के बाद मैं आपको पीछे की ओर से दिखा लेता हूं। अधिकतम घुटनों को फैला देंगे, ऐसे सीधे बैठे रहना है यहां पे। अब श्वास भरते हुए दाहिना हाथ उठाएं और बाएं कंधे के नीचे रख दें। बायां हाथ उठाएं, दाहिने कंधे के नीचे रख दें। बिल्कुल सीधा रहना है। दोनों कोहनियां ऊपर की ओर हो जाएंगी। सामने दृष्टि, एकदम रीढ़ सीधा। आप देखेंगे कि कमर में, पेट में खिंचाव होगा, कंधों में खिंचाव होगा। रुकना है इस स्थिति में। उत्तान मंडूक आसन। अगर मेढक को हम बैठा दें इस तरीके से तो ऐसी आकृति बन जाती है। और इस तरीके से रुके रहें कुछ देर। श्वासों की गति सामान्य चलने दें। अब हाथों को बदल सकते हैं फिर ऐसे। दाहिना हाथ बाएं कंधे के नीचे, बायां हाथ दाहिने कंधे के नीचे रहना है। ऊपर नीचे कर सकते हैं। रिलैक्स करें और वापस हो जाएं। एक बार गहरी श्वास ले लें। अगला आसन है सातवां आसन, बैठ के किया जाने वाला। वह है
वक्रासन या मरीच्यासन। दंडासन में बैठेंगे ऐसे, दोनों पैरों को सीधा करें। अब दाहिने पैर को मोड़ लें ऐसे, बाएं जंघा के मूल पर सटा के रख लें। बायां पैर सीधा रहेगा, दाहिने पैर को मोड़ के ऐसे रखना है। अब दाहिना हाथ को पीछे रख लें ऐसे, और बाएं हाथ को लेके आना है, यहां से लेके आना है, दबाना है इसको अंदर की ओर, और इस पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करना है ऐसे, और घूमना है पूरा पीछे, बिना पीछे झुके हुए। शरीर सीधा रहना चाहिए और जितना घूम सकते हैं पूरा पीछे घूमना चाहिए। इस हाथ को पीछे रख देना है। जितना आप पीछे घूमेंगे उतना आपके जंघा का दबाव आपके पेट पर पड़ेगा और आपके कमर में भी खिंचाव होगा। तो यह वक्रासन पाचन संस्थान के सभी अंगों को एक्टिव करता है। विशेष रूप से डायबिटीज के लिए, मधुमेह रोग के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है वक्रासन या मरीच्यासन। रुकें कुछ समय इस स्थिति में और फिर धीरे से सामने सीधा करें पैर। इसी अभ्यास को दूसरी ओर से भी कर देना है। अब बायां पैर मोड़ें, बायां हाथ पीछे, दाहिने हाथ को लेके जाएं यहां से और पकड़ें इसी तरीके से बाएं पंजे को। अब इसको दबाना है अंदर की ओर। ये जो थाई है हमारी, ये पेट को दबा रही है ये। अब जितना हम घूमेंगे पीछे उतना ये दबाव अधिक बढ़ेगा, कमर में भी खिंचाव होगा और पेट में भी दबाव पड़ेगा। और ये पैर जो सीधा है इसके घुटने को उठाना नहीं है, यह सीधा रहेगा। घूम करके रुकिए कुछ देर के लिए इस आसन में। अंतिम स्थिति में पहुंचने के बाद श्वासों की गति सामान्य हो जाए और जैसी चलती है चलते रहने दे श्वास को, और लेकिन श्वास जो चल रहा है उस पर हमने अपना ध्यान एकाग्र करना है, श्वास पर। और दूसरा, आसन विशेष का प्रभाव जहां जहां पड़ रहा है हमारे शरीर में उस स्थान विशेष पर। अब लेट के किए जाने वाले आसन हैं। पहले पेट के बल लेट के करेंगे, इस तरीके से लेट जाएं। पहला आसन है मकरासन। जब हम पेट के बल लेट के आसन करते हैं तो उसमें जैसे ही थकते हैं तो इस आसन में विश्राम किया जाता है। दोनों पैरों में फासला करें, एड़ी अंदर की ओर और पंजा बाहर की ओर। बाईं हथेली रखें ऐसे, इसके ऊपर दाहिनी हथेली रखें, इस पर ऐसे कनपटी रखें और आंखें हल्के से बंद, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। श्वासें धीमी धीमी सामान्य चलती रहें, शरीर को ढीला छोड़ देना है। यह है मकर आसन। इसके बाद हम आसन करेंगे भुजंगासन। पेट के बल लेट के 3 आसन करने हैं। दूसरा आसन है भुजंगासन। दोनों पैरों को मिलाएं, पीछे पंजों को खिंचाव दे दें पीछे की ओर और हथेलियां ऐसे रखें अपने अगल बगल। कोहनियां भी जमीन को छूती रहें। भुजंगासन में पहले सरल भुजंगासन का अभ्यास करेंगे जिसमें कोहनियों को जमीन पर टिकाए रखना है। जिन लोगों को कमर दर्द अधिक होता है तो उनको इस आसन का अभ्यास करना चाहिए, जो अधिक ऊपर नहीं उठ सकते हैं। श्वास अंदर भरेंगे, धीरे धीरे ऊपर उठाएं जितना उठ सकते हैं, और कोहनियों को उठाना नहीं है, ऊपर देखना है और रुकना है इस तरीके से। श्वास अंदर और कुछ देर रुकने के बाद श्वास सामान्य रहेगा और रुकने का प्रयास करना है। धीरे से नीचे। अब दोनों हथेलियों को कंधों के बगल में लेके आ जाएं। अब आप देख रहे हैं कोहनियां उठी हुई हैं। श्वास अंदर भरेंगे और नाभि से ऊपर का हिस्सा उठाएं और ऊपर देखें ऐसे। भुजंगासन आप देख रहे हैं, पूरा खिंचाव कमर में होगा।
पाचन संस्थान में भी जोर पड़ेगा। तो कमर दर्द के लिए, रीढ़ के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। बैकवर्ड बेंडिंग का बहुत अच्छा आसन है भुजंगासन। कमर दर्द की समस्या जिनको है वो नियमित रूप से करें, लेकिन बहुत अधिक देर तक या बहुत अधिक ऊपर नहीं उठना है, जबरदस्ती नहीं करना है। शरीर का सामर्थ्य जरूर देखना है। और रुकने के बाद धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे आए और मकरासन में विश्राम करें। और तीसरा आसन करेंगे हम शलभासन। यह भी बैकवर्ड बेंडिंग का आसन, यह भी साइटिका पेन, कमर दर्द के लिए अच्छा आसन है। अधिक दर्द होने की स्थिति में एक ही पैर से कर सकते हैं। दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखें, हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी। और अच्छे अभ्यास के लिए दोनों हाथों को आप थाइस के नीचे रख सकते हैं ऐसे। और अगर सपोर्ट देना है तो मुट्ठी बंद कर सकते हैं। श्वास अंदर भरेंगे, धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएं, खींचे पीछे की ओर, उठा करके ऐसे रोके रहें। घुटने सीधे रहें, थोड़ी जमीन पर टच रहे। जितना आपसे उठ सकते हैं दोनों पैर ऊपर उठाएं और रोकने का प्रयास करें। शलभासन। पैरों की मांसपेशियों को एक्टिव करेगा। मेरुदंड को के लिए बहुत लाभकारी है, कमर के लिए लाभकारी है। लेकिन अधिक कमर दर्द होने की स्थिति में आप एक ही पैर से कर सकते हैं, अर्ध शलभासन कर सकते हैं। पैरों को पीछे की ओर खिंचाव देना है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुकने का प्रयास करना है आसन में। फिर धीरे धीरे नीचे रखें, झटके के साथ नहीं छोड़ना है। और फिर मकर आसन में विश्राम करें। अब धीरे से करवट लेकर पीठ के बल लेट जाएंगे ऐसे। पीठ के बल लेट के पहला आसन है सेतु बंध आसन। पैरों को मोड़ें, इस तरीके से दोनों पैर मोड़ लिए और दोनों हाथों से दोनों पैर के टखने पकड़ लेने हैं ऐसे ऐसे। श्वास अंदर भर करके शरीर को ऊपर उठा देना है, ऊपर की ओर खींचना है शरीर को। कंधे सिर जमीन पर है, दोनों पैर जमीन पर हैं। अच्छे से पैर की एड़ियां भी जमीन पर टिकी रहे और जितना ऊपर खींच सकते हैं शरीर को ऊपर की ओर उठा के रखना है। सेतु बंध आसन। अभी तो हम यहां पर कम रुकेंगे, लेकिन जब आपके पास समय हो अधिक देर तक रुकने का प्रयास कीजिए, तब आप महसूस कर पाएंगे कि शरीर के एक एक अंग में इसका प्रभाव होता है। और फिर थाइस के पास दर्द होने लगता है, पैरों की मांसपेशियों में, घुटनों के पास। और फिर जब दर्द होने लगे तो धीरे धीरे शरीर को नीचे रखना है। जब हम वापस जाएंगे तो झटके के साथ शरीर को नहीं छोड़ना है, बहुत आराम आराम से नीचे रखना है शरीर को। देखिए कैसे, इस तरीके से बहुत धीरे धीरे आराम से कमर को नीचे रखें और पैरों को सीधा कर लें और एक बार गहरी सांस लें। पीठ के बल लेट के दूसरा आसन है उत्तान पादासन। दोनों पैरों को सीधा करें, पंजे मिला लें, हथेलियां शरीर के बगल में रहें नीचे की ओर। पाचन संस्थान के अंगों को सक्रिय करने के लिए और नाभि डिगने की समस्या जिनको होती है उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है उत्तान पादासन। इस तरीके से श्वास अंदर भरेंगे, धीरे धीरे दोनों पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे ऐसे। घुटने सीधे रहें और पंजे खिंचे हुए हों आप ऊपर आगे की ओर, ऐसे रुकना है। बहुत सरल है लेकिन रुकना टफ होता है। इसका प्रभाव देखेंगे आपका सीधे आपके पेट पर होगा।
लेकिन जिनको कमर दर्द की समस्या है तो दोनों पैरों को एक साथ न उठा करके केवल एक पैर उठा के रखें। एक पैर उठाएंगे तो आराम मिलेगा, साइटिका पेन में, कमर दर्द में आराम मिलेगा। दोनों पैर उठा देंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और पाचन संबंधी दिक्कतें जिनको है वो इस आसन को करें, इसके अभ्यास अधिक देर तक करें तो बहुत लाभकारी आसन होता है पाचन संस्थान के लिए। फिर धीरे धीरे नीचे रखें दोनों पैर और रिलैक्स करें, गहरी श्वास लें। तीसरा आसन है अर्ध हलासन। फिर से ऐसे ही उत्तान पादासन की ओर की तरह ही हमने दोनों हथेलियां जमीन पर रखनी है, नीचे की ओर दोनों पैरों को उठाया हमने, ऐसे 30 डिग्री उठाया, 60 उठाया और फिर 90 डिग्री में उठा दिया। ऐसे ऐसे दोनों पैरों को ऊपर की ओर रखना है, खींचना है, घुटने सीधे हों। यह भी पाचन संस्थान के लिए अच्छा आसन है, क्योंकि कमर दर्द में नहीं हो पाएगा इसलिए कमर दर्द में ना करें। वैसे यह भी पाचन संस्थान के लिए बहुत अच्छा आसन होता है, अर्ध हलासन। पूर्ण हलासन आपको बाद में कभी समय मिलेगा तो कराएंगे। अभी यह है अर्ध हलासन, इसी स्थिति में रुकना है। प्रोटोकॉल का में किए जाने वाले आसन है। ऐसे रुकने का प्रयास करें। और जब देखिए जब वापस जाएंगे तो लोग गलतियां करते हैं, घुटने मुड़ जाते हैं, सिर उठ जाता है। देखिए वापस जाते समय सिर कहीं नहीं उठाना है, आराम आराम से नीचे की ओर जाने दें। देखिए घुटने सीधे हैं, सिर भी सीधा है। अब देखिए ये उत्तान पादासन की स्थिति बन गई है और नीचे लेके आए, आराम आराम से नीचे रखें और फिर विश्राम करें, गहरी श्वास लें। पीठ के बल लेटकर चौथा आसन है पवन मुक्त आसन। यह भी पवन को मुक्त करने वाला, गैस को दूर करने वाला, जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, पेट की समस्याएं होती हैं, तो उनके लिए बहुत लाभकारी आसन होता है पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ें और दोनों हाथों को बांध लें और ऐसे दबा लें, इस तरीके से। श्वास बाहर छोड़िए, सिर को उठाएंगे, दोनों घुटनों के बीच में अपनी ठोड़ी लगा दें ऐसे और रुकने का प्रयास करें। यह है पवन मुक्तासन। गैस की समस्या है, कब्ज की समस्या है, पेट की और समस्या है, उनके लिए लाभकारी आसन है। लेकिन जिनको सर्वाइकल पेन है ना, उन्होंने सिर नहीं उठाना है, सिर को ऐसे ऊपर नहीं उठाना है। कमर दर्द वालों को भी नहीं उठाना है, वो लोग एक ही पैर मोड़ के कर सकते हैं बिना सिर उठाए हुए। यह है पवन मुक्तासन। ऐसे रुकें और फिर धीरे से सिर को नीचे रखना है, पैरों को सीधा करना है और जमीन पर रखना है। और अंत में है शवासन। दोनों पैरों में फासला करें लगभग 1.5-2 फीट का, पंजे लटके रहें बाहर की ओर, दोनों हथेलियां शरीर के बगल में, ऊपर की ओर हथेलियों का रुख रहेगा, उंगलियां थोड़ा मुड़ी हुई और ढीली होनी चाहिए। आंखें हल्के से बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी श्वास लें धीरे धीरे और धीमे से श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर के पूरे तनाव को बाहर छोड़ दें। अपने शरीर के प्रति सजगता बनाएं। रीढ़ ठीक से जमीन को छू रहा है, कंधे अच्छे से जमीन पर सटे हुए हैं, कमर जमीन पर लगी है ठीक से, चेहरे में किसी प्रकार का तनाव नहीं है, सिर सीधा और सहज है, कहीं पर किसी प्रकार की अकड़ ना रहे, कोई
खिंचाव या तनाव ना रहे। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाना है, रिलैक्स करते जाना है। बंद आंखों से पैर के अंगूठे से लेकर ऊपर की ओर एक एक जॉइंट पर, एक एक अंग पर ध्यान लेते हुए जाएं और उस अंग विशेष को बिल्कुल शिथिल छोड़ते जाएं, ढीला छोड़ते जाएं। सभी अंगों को ढीला छोड़ देना है, शिथिल छोड़ देना है। कहीं पर किसी प्रकार का खिंचाव हो रहा हो तो वहां ध्यान ले जाकर मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें। पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल और शांत, शव की भांति। धीरे से हाथ पैरों की उंगलियां हिलाएं, पैरों को पास में लेके आएं, हथेलियां रब करें, आंखों के ऊपर कप शेप पर रखें, आंखें खोले बंद करें और हथेलियां हटाएं और धीरे से करवट लेकर के बैठ जाएंगे। तो यह आसनों का अभ्यास पूरा हुआ। अब हमने अभ्यास करने हैं कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्रोटोकॉल में जो चीजें हैं वही हम आपको करा रहे हैं आज। किसी भी आसन में बैठिए जिसमें आप सहजता से बैठ सकते हैं, ध्यानात्मक आसन में। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि रीढ़ बिल्कुल सीधा रहे, ऐसे झुक करके नहीं बैठना है। जब भी हम अभ्यास करें प्राणायाम का, ध्यान साधना का, तो रीढ़ सीधा होना बहुत आवश्यक है। गर्दन भी सीधी रखें, लेकिन अकड़ के नहीं बैठना है, सहज होकर बैठना है। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें, तर्जनी अंगूठे के अग्रभाग मिलाएं, बाकी 3 उंगलियां सीधी, ऐसे सहज होकर बैठना है। एक बार लंबी गहरी सांस लें। धीरे से श्वास को बाहर छोड़ें। पहला अभ्यास होगा कपालभाति का। कपालभाति के 3 चक्र करने हैं प्रोटोकॉल के अनुसार। प्रत्येक चक्र में 30 श्वासें छोड़ेंगे। कपालभाति 3 प्रकार की होती है हठ योग में, लेकिन यहां पर एक प्रकार की कपालभाति जो वातक्रम कपालभाति है, इसका वर्णन है। शरीर को शुद्ध करती है कपालभाति। देखिए, इसको हम पहले एक चक्र में 30 श्वासों को वेग पूर्वक छोड़ना है हमने। श्वास बाहर छूटेगा, झटके से पेट अंदर दबेगा और झटके से श्वास फेंकना है तो बाहर छूटती हुई श्वास से शरीर के विकार बाहर छूटते हैं, क्योंकि फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है। बाहर छूटती हुई श्वास से टॉक्सिन से बाहर निकलते हैं, तो कफ दोषों का नाश होता है। चलिए शुरू करते हैं। 30 बार एक साथ पहले श्वास फेंकेंगे। 30 पूरा होने के बाद रिलैक्स करेंगे, एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे। चलिए, एक बार गहरी श्वास लें और धीमे से खाली करें। एक चक्र हुआ कपालभाति का, 2 चक्र और करने हैं। कफ दोषों का नाश करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कपालभाति। कफ संबंधी जितने भी दोष होते हैं उनको दूर करता है विशेष रूप से। पाचन प्रक्रिया में भी लाभकारी है, लेकिन विशेष रूप से चाहे साइनस हो,
कफ से संबंधित और कोई रोग हैं उनको दूर करने में मदद करता है कपालभाति। दूसरा राउंड करेंगे कपालभाति का, 30 चक्र फिर से करेंगे इसके। तीस पूरे होने के बाद गहरी श्वास लें, धीमे से खाली करें। तीसरा चक्र शुरू करेंगे। विश्राम करें। कपालभाति में प्रोटोकॉल में केवल एक, क्योंकि यह प्रोटोकॉल ऐसा बनाया गया है कि जिसमें नए साधक भी कर सकें, इसलिए आरंभ में कपालभाति इतना ही करना चाहिए जितना दिया गया है। बाद में अभ्यास होने के बाद फिर एक बार में 100 श्वासें गतिपूर्वक फेंक सकते हैं, और फिर उसके बाद वो बाद की प्रक्रिया है, उसको बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। बाएं हाथ को आप ध्यान मुद्रा में रखें, दाएं हाथ को नासिकाग्र मुद्रा में, तर्जनी और मध्यमा उंगली को अंगूठे के मूल में लगाएं, और ये बाकी 2 उंगलियां सीधी, अंगूठा सीधा। अंगूठे से दाईं नासिका बंद करेंगे, अनामिका से बाईं नासिका बंद करेंगे। बाएं नासिका से धीमे धीमे श्वास भरना है, और उसी गति से, समान गति से धीमे धीमे दाएं से फेंकना है, और दाएं से फिर भरना है, बाएं से बाहर फेंकना है। तो यह एक चक्र होगा। ऐसे हमने 5 चक्र करने हैं अनुलोम विलोम के। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा चक्र, तीसरा, चौथा, पांचवा। विश्राम करेंगे। एक बार गहरी श्वास लें। अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में होठों को गोलाकार बना करके, जिह्वा को नालीनुमा बना करके होठों को बीच में लेके आना है, और गहरा श्वास मुंह से लेना है। जिह्वा के बीच से होते हुए श्वास भीतर जाएगा, और फिर पूरा श्वास भरने के बाद होंठ बंद कर लेंगे, और धीमे धीमे नासिका से श्वास को बाहर फेंकेंगे। यह एक चक्र होगा। ऐसे 5 चक्र करने हैं शीतली प्राणायाम के। यह शीतली प्राणायाम ठंडक प्रदान करता है। हाई बीपी के पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी होता है। इनको अधिक जो उग्र स्वभाव हो जाता है, मन विचलित हो जाता है, तो मन को शांत करने वाला अभ्यास है, शरीर को ठंडक प्रदान करने वाला अभ्यास है। गर्मियों के लिए तो विशेष रूप से बहुत लाभकारी है। अधिक ठंड होने की स्थिति में, बहुत अधिक सर्दी जुकाम होने की स्थिति में
बचना चाहिए इस प्राणायाम से। चलिए शुरू करते हैं पहला राउंड। धीमे धीमे नासिका से श्वास को बाहर छोड़ने दें। दूसरा चक्र। तीसरा चक्र। चौथा चक्र। और पांचवा चक्र। विश्राम करें, गहरी श्वास लें एक बार। अगला प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम इसमें षडमुखी मुद्रा में दिया गया है। षडमुखी मुद्रा मतलब दोनों अंगूठों से कान बंद होंगे, तर्जनी को अपनी आंख के कोने में अंदर की ओर लगाना है, मध्यमा उंगली दोनों नासिका पर रहेंगी, अनामिका उंगली ऊपर वाले होंठ पर और कनिष्ठिका उंगली निचले वाले होंठ पर। इस षडमुखी मुद्रा में भ्रामरी का अभ्यास करना है। फिर लंबी गहरी श्वास लेनी है और नासिका से श्वास बाहर छोड़ते हुए जैसे भंवरे की ध्वनि होती है ऐसी ध्वनि करते हुए श्वास को खाली करना है और इस ध्वनि को अपने भीतर सुनते रहना है। और यदि आप इसका वाइब्रेशन महसूस कर सकें अपने मस्तिष्क में तो उसको महसूस करने का प्रयास करें। करेंगे हम अभी 3 बार भ्रामरी का अभ्यास। चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लेके आए। आंखें हल्के से बंद रहेंगी। अंत में कुछ देर के लिए ध्यान का अभ्यास, मन को एकाग्र करने का अभ्यास। शरीर को सीधा रखना है, कमर झुका के नहीं रखना है, रीढ़ बिल्कुल सीधा रहे, सिर भी सीधा रहे, लेकिन सहज होना चाहिए। शरीर के प्रति सजगता बनाएं कि रीढ़ सीधा है, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में हैं, किसी प्रकार का तनाव नहीं है। चेहरे की मांसपेशियों को भी बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें, कोई तनाव ना रहे। अपनी आंखों के पृष्ठभाग को भी तनाव मुक्त करें, रिलैक्स छोड़ें। धीरे से अपने ठोड़ी को हल्का सा ऊपर उठाएं और अपनी पूरी एकाग्रता दोनों बाहों के मध्य में बनाने का प्रयास करें।
जहां पर हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। प्रयास करें कि मन लगातार यहां पर टिका रहे। दोनों भौं के मध्य में मन को एकाग्र करना है। एक स्थान पर मन को टिकाने का अभ्यास, यही धारणा है, देश बंध चित्तस्य धारणा। और जब यह अभ्यास आगे बढ़ता है, निरंतरता बनती है, तब तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम, तब ध्यान आरंभ हो जाता है। आरंभ में मन अधिक नहीं रुकेगा, बार बार हटेगा, लेकिन सहजता से प्रेम पूर्वक फिर से मन को उसी स्थान पर ले जाने का प्रयास करना है। इसके साथ साथ जैसा भी आपका श्वास चल रहा हो, उस श्वास को भी महसूस करें। चलते हुए श्वास और अपने भौं मध्य में एकाग्रता, दोनों को महसूस करना है लगातार। श्वासों को लेने छोड़ने में कोई प्रयत्न नहीं है। जैसा भी श्वास चल रहा है, दृष्टा भाव से केवल श्वास को देखना है, अवलोकन करना है। और आज्ञा चक्र पर, भौं मध्य पर लगातार मन की एकाग्रता बनानी है। धीरे से सिर को सीधा करें। सहज हो जाएं और धीरे धीरे आंखें खोलें। यह आज के प्रोटोकॉल का, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल है, इसका ये पूरा अभ्यास है। इसके बाद शांति पाठ से पहले एक संकल्प है। उस संकल्प को चलिए परसों दोहरा देंगे संकल्प को, और फिर शांति पाठ के साथ ही यह सत्र समाप्त होता है। आज हम शांति पाठ कर लेते हैं, यह सत्र समाप्त होगा। और कल परसों 2 दिन और हैं। परसों फिर मैं आपके बीच में रहूंगा इसी प्रोटोकॉल के अभ्यास के लिए। चलिए बढ़ते हैं समापन की ओर। शांति पाठ, दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेके आए, आंखें हल्के से बंद करें और आरंभ करेंगे शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोग आज के सत्र में मेरे साथ बने रहे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आपके बीच में अवसर देने के लिए विशेष रूप से आदरणीय मेहता जी का बहुत बहुत आभार। ओम शांति। धन्यवाद महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अमूल्य समय से आपने अमूल्य समय और हमको जो योग की बारीकियां सिखाई, उसके लिए आपको हम सभी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और आपके जो है स्वस्थ सुखद भविष्य की कामना करते हैं। फिर आपसे मिलेंगे। आप सभी को पुनः प्रणाम और आपका दिन मंगलमय हो। आपका पुनः पुनः धन्यवाद। ओम। तो साथियों, कल भी समय से आप लोग जुड़ जाइएगा। 5 बजे से हम शुरू कर लेंगे, और उसके बाद जो है कल और परसों 2 दिन हमारी योग की कार्यशाला है, 3 दिवसीय जो है,
और उसके बाद फिर हम आईसीटी के कार्यशाला में मिलेंगे, उसका समय और उसका शेड्यूल निर्धारित कर लेंगे। तो समस्त सहयोगियों का मैं और पूरी टीम का और आप समस्त यहाँ पर जो अभी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।